हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इमिटेड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज। कि कोहेरेंट सोर्सेज से जो वेव्स निकलती हैं उनकी इंटेंसिटी किस तरह से वेरिएशन आते हैं उनकी इंटेंसिटी में, आज हम आज की वीडियो में सीखेंगे। देखिए, मान लीजिए दो कोहेरेंट सोर्स है तो उनका फेज सेम होगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि दोनों क्या है, सेम फेज में है, y1 और y2। ये दो वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड y1 और y2 है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y1 और y2 है। तो इन दोनों दोनों सेम फेज में है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कोहेरेंट सोर्सेज। जो क्या करता है, सेम वेवलेंथ होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है, और ये दोनों सेम फेज में है मान लीजिए। तो इस तरह से इनका रिजल्टेंट जो वेव बनेगा y = y1 + y2 बनेगा। यहाँ तक की बात हम सभी जानते हैं। इसके बाद जो मैं मेन बात आपको बताने वाला हूँ वो हमें निकालनी है कि इसकी इंटेंसिटी निकालनी है कि इंटेंसिटी होगी कितनी। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी होगी कितनी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो हम सुपरपोजिशन थ्योरम में जब हमने एनालिसिस किया था उसमें हम निकाल चुके हैं। और वो जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे निकल के आता था स्टूडेंट्स, वो हमारे पास निकल के आता है I = आई आर, मैं रिजल्टेंट लिख देता हूँ, I0 प्लस I0, क्योंकि दोनों सोर्सेस सेम है। दोनों की, मैंने अभी आपसे बोला कोहेरेंट सोर्सेस है तो दोनों की इंटेंसिटी तो सेम होगी, प्लस 2 अंडर रूट आई नॉट, और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास आ जाता है cos फाइव। ठीक है, ये फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम यदि बात करें कि आई नॉट और यहाँ पे यदि हम इनको ऐड करें तो हमारे पास निकल के आता है 2I0 प्लस, साथ ही हमारे पास निकल के आएगा I0 और I0 मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या दे देंगे, यस स्टूडेंट्स, 2I0 अंडर रूट मल्टीप्लाई होके ये दे देगा cos फाइव। ये स्टूडेंट्स यही निकल के आएगा। यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2I0 1 प्लस cos फाइव। ये स्टूडेंट एक फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है क्या, कि 1 प्लस cos 2 फाइव होता है ना स्टूडेंट, तो इसका आंसर आता है 2 cos स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है जो आपने क्लास 10th में सीखी होगी। वन, और मैथ वाले स्टूडेंट तो इस फॉर्मूले को जान ही गए होंगे। 1 प्लस cos 2 फाइव, ये निकल के आता है 2 cos स्क्वायर फाइव, या फिर आप यहाँ पे थीटा रख सकते हो। तो थीटा रखोगे तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। सो आई आर इक्वल्स टू 2I0 1 प्लस cos फाइव को मैं लिख सकता हूँ, ये देखो, अब मैं इसको चेंज करूंगा तो 5/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास निकल के आएगा 2 cos स्क्वायर 5/2। यस स्टूडेंट, 2 2 जा 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल के आ गई। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल के आ गई, तो ये कोहेरेंट सोर्सेस हैं। अच्छा, इसमें भी हमने पढ़ा है कि दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है स्टूडेंट्स क्या, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आई टोटल इंटेंसिटी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किस बात की, कि हमारे पास यदि हमने ले लिया कंस्ट्रक्टिव और हमने ले लिया डिस्ट्रक्टिव, तो उस कंडीशन में हमारे पास इंटेंसिटी किस तरह से आएगी, इस बात की हम स्टडी करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें एक कंडीशन पता है। यहाँ पे जो हमारा फेज डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, जो फाई निकल के आता है, फेज एंगल जो निकल के आता है वो हमारे पास निकल के आता है कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n पाई। ये स्टूडेंट यही निकल के आता है। यदि आप यहाँ पे फाई की वैल्यू, वो n की वैल्यू यदि 0 1 2 यदि डालते जाओगे तो आपके पास फाई निकल के आएगा 0 2 पाई 4 पाई, इस तरह से आपके पास स्टूडेंट निकल के आएंगे। और अब जब आप यहाँ से cos 5/2 निकालोगे, cos 5/2 निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से एंगल, यदि आप cos 5/2 निकालेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हर एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पे इस कंडीशन में 1। यहाँ से हम कह सकते हैं सो cos स्क्वायर 5/2 आल्सो 1, तो cos स्क्वायर 5/2 भी क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स 1। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं आई आर में, तो देखिए यहाँ से हमारे पास आई आर निकल के आया है स्टूडेंट्स क्या, रिजल्टेंट, तो 4I0 ये तो क्या हो गया 1। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास इंटेंसिटी उसकी
यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी 4 गुना हो जाती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा शाइन दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, जब भी सेम फेस में होता है तो कंस्ट्रक्टिव जो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है। नॉर्मल जो वेव की इंटेंसिटी थी उसकी 4 टाइम्स। ठीक है, तो बात आपको सभी को समझ में आई होगी। सुनिए हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने माना है आई नॉट प्लस आई नॉट टू अंडर रूट आई नॉट कॉस फाइव। यहाँ से मैंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल दी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मेरे पास ये निकल गई। याद रखिएगा स्टूडेंट ये फॉर्मूला, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं और एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में, सीबीएसई एग्जामिनेशन में इसके टॉपिक पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरह से निकल आया, जो कि निकल के आ गया 4I0। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आता है, determine the variation in the intensity of the light with the phase difference between the wave emitted from coherent sources। सेम यही लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकल के आया। अब हमें बात करनी है स्टूडेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें पता है, ये मैं रेस करता हूँ तो देखिएगा। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है इसमें जो हमारे पास फेज एंगल निकल के आता है वो निकल के आता है फाई इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय पाई टू फाई इज इक्वल टू 2n+1 पाई। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे आप इसके साथ में n भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2n+1 पाई, ये हमारे पास क्या निकल के आता है, इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज एंगल निकल के आता है। अब यहाँ पर जैसे ही हम n की वैल्यू लिखेंगे n इज इक्वल टू 0 1 2, तो देखिए 0 रखने पे हमारे पास आया पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरह से हमारे पास क्या आने लग जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज एंगल आने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फेज एंगल आने लग गया, तो अब हम इसको वैल्यू में पुट करते हैं। ये cos 5/2 यदि मैं निकालूं तो आपको पता है यहाँ पे जैसे मैं पाई की वैल्यू लिखूंगा तो ये 90 हो जाएगा, तो हमेशा आंसर निकल के आएगा कितना, 0। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 5/2 का आंसर भी क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, 0। और जैसे ही मैं ये वैल्यूज में पुट करूंगा स्टूडेंट तो मेरी पूरे टोटल ओवरऑल जो इंटेंसिटी निकल के आएगी वो भी कैसे निकल के आएगी, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल इंटेंसिटी भी क्या निकल के आएगी, 0। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलती है वो क्या मिलती है, 0। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलती है वो मिल रही थी 4I0। तो आप देखिए इसके कंपेयर में कितना ज़्यादा, इसलिए हम इसको ब्राइट फ्रिंजेस बोल देते हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए। तो बात समझ में आई इंटेंसिटी की आपको पूरी कहानी, इंटेंसिटी किस तरीके से वर्क कर रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए दो वेव्स थी, दोनों को हमने मिलाया, रिजल्टेंट वेव बनी। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, अच्छा कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही है तो हमने उनको कोहेरेंट के लिए सबकी इंटेंसिटी सेम मानी है, दोनों की इंटेंसिटी, नहीं तो हम यहाँ पे I1 I2 लिखते। ठीक है, आप फॉर्मूला देख सकते हैं पीछे। इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता रहता हूँ कि वीडियोस को कंप्लीट देखा करो, चीज़ें आपको श्योरली समझ में आएंगी। तो आप वीडियोस को कंप्लीट देखा करें, चीज़ें आपको 100% समझ में आएंगी वीडियो को। और तो यहाँ पे हमने बात करी आई आर, जब मैंने माना कि दोनों कोहेरेंट सोर्सेस, दोनों की इंटेंसिटी मैंने सेम मान ली। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मेरे पास ये निकल के आई है। कोहेरेंट इंटरफेरेंस मैंने निकाला है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने निकाला है, और मेरे को पता चला कि कोहेरेंट के लिए जो हमारी इंटेंसिटी बन रही है वो तो बन रही है 4I0, डिस्ट्रक्टिव के लिए बन रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक जगह तो हमें मिल रही है डार्क फ्रिंजेस और एक जगह हमें मिल रही है कौन सी, ब्राइट फ्रिंजेस। इस वाली कंडीशन में ब्राइट ही मिलेगी क्योंकि ओवरऑल उसका 4 गुना हो गया है, उसकी जो इंटेंसिटी उसकी 4 गुना हो गई है। देखो यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी हमें 4 गुना मिलेगी। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी और इस कंडीशन में हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। ये टॉपिक तो आपको श्योरली समझ में आया होगा। इसके बाद हम स्टूडेंट एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने देखा कि यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंजेस मिली IR, जब उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसके आगे हम बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिफ्रैक्शन। देखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस से थोड़ा सा अलग है चीजें। देखिए क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट रेस का बेंड हो जाना अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल्स, कि किसी भी ऑब्स्टिकल एजेस से टकरा के लाइट रेस का बेंड हो जाना। ठीक है, इनटू द रीजन ऑफ जियोमेट्रिकल शैडो, तो जहाँ पे उसकी जियोमेट्रिकल शैडो बननी चाहिए थी उस रीजन में लाइट वेव जो है उसका क्या हो जाना, लाइट का
वहां पे बैंड हो जाना जियोमेट्रिकल शैडो में ऑफ ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि एक्चुअली में यदि ऐसा होता, यदि रे ऑप्टिक्स वाली हम बात करते हैं कि यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स ना होता, रे ऑप्टिक्स ही होता, तो मान लीजिए इसकी शेडो बननी है, तो इसकी शेडो कब बनेगी, जब यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ पे इसके ऊपर टकराई और टकरा के जो रेज गई नहीं वो वहाँ पे शेडो बना दी थी, यही हुआ था ना। लेकिन जब शेडो लाइट रेज के रूप में तो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी और उसकी शेडो बिल्कुल सेम टू सेम वैसी बननी चाहिए थी। लेकिन आप देखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रैक्शन आ जाता है, यही हम बात कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन आ जाता है। मतलब हमें लाइट रेज जो होती हैं, ये शेडो जो होती है वो थोड़ी सी कम दिखाई देती है इसकी, ठीक है। उसका भी हम रीजन देखेंगे कि उसका रीजन ये होगा कि लाइट रेज जो आ रही हैं, लाइट वेव्स जो आ रही हैं वो बैंड हो जाती हैं शेडो रीजन में। देखिए इसको, इसी बात को हम आज समझने वाले हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट का बैंड हो जाना अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल, जहां से वो पास हो रही है उसकी कॉर्नर से, ठीक है, जहां से वो पास हो रही है उसकी कॉर्नर से बैंड हो जाना लाइट रेज का इनटू द रीजन ऑफ जियोमेट्रिकल शैडो, जहां उसकी ऐसा रीजन में जहां उसका जियोमेट्रिकल शैडो बनना चाहिए था। अभी मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए स्टूडेंट्स, यदि मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, जब लाइट रेज यहाँ से आएंगी, जब लाइट रेज यहाँ से आई तो हमने देखा इसकी जो जियोमेट्रिकल शैडो बननी चाहिए थी वो इस रीजन में बननी चाहिए थी, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। लेकिन इसकी शैडो यहाँ ना बन के थोड़ा सा इससे छोट इस तरह से, क्योंकि लाइट रेज जो होती है, लाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, इस तरह से बैंड हो जाती है और इसकी शैडो यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो हम यही बोल रहे हैं द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल्स, कि कॉर्नर पे होती है ये वाली चीज, कि कॉर्नर पे वो क्या हो जाती है, शैडो रीजन में बैंड हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं ऑब्स्टिकल्स डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट रेस का बैंड हो जाना, उसकी जो एक्चुअल शैडो जो बननी चाहिए थी, ज्योमेट्रिकल शैडो जो बननी चाहिए थी उस रीजन में लाइट रेस का बैंड हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यदि मैं लेता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से कि ये मेरे पास है स्क्रीन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है, एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया, तो इसकी जो शेडो बनेगी, इसकी शेडो इस एरिया में बनेगी और इसके अब मान लीजिए यहाँ से रेज आ रही है, ये वाली रेज ही आ रही है, और जैसे ही ये इससे टकराई तो आपको पता है इसकी शेडो कहाँ बन रही है, यहाँ पे। तो ये शेडो वाले रीजन में क्या हो जाएगा, शेडो वाले रीजन में चली जाएगी वेव्स, और यहाँ पे भी जो शेडो वाले रीजन में चली जाएगी और इसकी वेव हमें इस तरह से दिखाई देगी धुंधली, ठीक है। इसकी जो स्क्रीन पे जो शेडो निकल के आएगी वो थोड़ी सी धुंधली दिखाई देती है। मैं आपको यही बात बाबर से मैं समझा रहा हूँ कि उसको हम, वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसका रीजन क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, क्योंकि वहाँ पे लाइट रेज बेंड हो गई, वो फैली हुई दिखाई दी हमें थोड़ी सी, ठीक है। तो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट्स का बैंड हो जाना अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल्स, कि ऑब्स्टिकल्स के अराउंड कॉर्नर्स पे किसी भी लाइट रेज का बैंड हो जाना, वो क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ऑब्स्टिकल इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसी को हम स्टूडेंट किसके नाम से जान रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जान रहे हैं। पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हुई कि जहाँ पे इसकी शेडो बननी चाहिए थी वहाँ पे क्या हो जाएगी, लाइट रेज बैंड हो जाएगी उस एरिया में। जैसे देखो इसकी शेडो यहाँ बननी चाहिए थी, तो लाइट रेज आके कॉर्नर्स वाली लाइट ओनली, ठीक है, वो लाइट आके और यहाँ पे क्या हो गई स्टूडेंट्स, बैंड हो गई, और यहाँ पे इन्होंने क्या बना लिया, शेडो बना लिया। वो शेडो वाले रीजन में ये लाइट रेज क्या हो गई, बैंड हो गई। इसी तरह से यहाँ पे जो शेडो बन रही थी, ठीक है, उस कंडीशन में लाइट रेज आई और वहाँ पे क्या हो गई, बैंड हो गई। देखो ये जानी तो ऐसे चाहिए थे लेकिन ये इस तरफ चली गई शेडो वाले रीजन में। बात क्लियर हुई आपको, तो इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा यही तो हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप वेव्स जो आपकी होती है, जैसे हम साउंड वेव की बात करें, मैं यदि आपके क्लासरूम के एक हॉल में बैठा हूँ तो हो सकता है कि मेरी जो आवाज़ है वो आपके आगे तक रूमों में भी जा रही हो, हालांकि वो मुझे देख नहीं रही, लेकिन मेरी वेव्स जो हैं वो पहुंच गई ना उनके पास, साउंड की वेव पहुंच गई ना, वो इसी कारण हुआ। लाइट रे लाइट और जो वेव्स होती हैं वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती हैं, बैंड हो जाती हैं। साउंड वेव जो होती है वो ज़्यादा बैंड हो पाती है, लाइट रेज कम बैंड हो पाती है। इसलिए लोग क्या होते हैं, मुझे नहीं देख पा रहे, बगल वाले रूम वाले मुझे नहीं देख पा रहे लेकिन मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, उसका रीजन यही हो गया क्योंकि साउंड वेव ज़्यादा बैंड हो जाती है, और रीजन यही होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो हम ये पढ़ रहे हैं डिफ्रैक्शन यही होता है मेन रीजन, कि लाइट रेस का बैंड हो जाना, ठीक है, लाइट रेस का बैंड हो जाना। हालांकि डिफ्रैक्शन टॉपिक आप क्लास 10th में पढ़े लेकिन उसमें इतना डीपली प्रिज्म में हमने थोड़ा सा देखा है, ठीक है। तो लाइट रेस का बैंड हो जाना,
क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। शैडो रीजन में लाइट रेस का बैंड हो जाना। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे, इससे आगे की बात करेंगे, एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसी का, डिफ्रैक्शन का, और वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी वीडियो को कंप्लीट देखा करें और साथ ही समझने की कोशिश किया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।